हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत हम इसके गुण अवगुण विशेषता इसके जो है स्टेबलिश कैसे हुई, तो हर एक बात पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू जो हर एक कक्षा, हर एक असाइनमेंट, हर एक फाइल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात का जो एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसकी क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है और इस होता क्या है और कितने थिंकनर्स की क्या विचारधारा है। तो हर एक विचारकों का यहाँ पर जो है हम एनालाइज भी करेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। विश्वव्यापीकरण भी इसे कहते हैं या वैश्वीकरण भी कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसके बारे में हमें जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आप सभी जानते ही होंगे कि आज विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रवृत्ति ने पूरे विश्व के बाजारों को एक दूसरे अत्यंत निकट यानी कि एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज पूरा विश्व जो है एक मंच पे है और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने आज व्यापार की जो है एक लंबी छलांग लगाई है। कहते हैं वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण को कारण हम आज अपने द्वारा निर्मित वस्तुओं और सेवाओं का जो है आचार प्रसार यानी आदान प्रदान मिनटों में विश्व के किसी भी देश में, महाद्वीपों पर और एक बटन दबाते ही कर सकते हैं। ये सब कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का ही एक महत्वपूर्ण साधन के कारण ही संभव हुआ है। देखा जाए तो पलक झपकते ही विश्व में से किसी भी बाजार की जानकारी हम ले सकते हैं। ये सब जो आज हुआ है कहीं ना कहीं यह वैश्वीकरण का परिणाम है, क्योंकि हम आज ग्लोबलाइजेशन यानी विश्वव्यापीकरण के अंतर्गत यहाँ पर आ खड़े हुए हैं। आज कुछ भी करना हमारे लिए संभव तभी हुआ है क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता है। सामान्य रूप से वैश्वीकरण का अर्थ समझे तो संपूर्ण विश्व को एक सत्ता के रूप में मनाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी आप समझ सकते हो कि वैश्वीकरण का अर्थ ये होता है कि विश्व के साथ हम जिस प्रकार के जो है आदान प्रदान चीज़ों कर रहे हैं, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो विचार हो, चाहे सामानों का हो, इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत सभी आर्थिक बाधाओं को हटा दिया जाता है जिससे कि बाजार शक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर सके। यानी देखा जाए तो बाजार को आगे लाने के लिए हमने जो है वैश्वीकरण के रास्ताओं को खोल दिया है और इसको सरल बना दिया है। कहते हैं विश्व के साथ व्यापार करने से, कहते हैं सामानों का तो आदान प्रदान होता ही होता है, सोचों का भी होता है, विचारों का भी होता है और इवन देखा जाए तो रहन सहन का भी होता है। तो विश्वव्यापीकरण आज हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया है। वैश्वीकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था का विकसित औद्योगिक देशों के साथ उत्पादन, व्यापार तथा वित्तीय मामलों में संबंध स्थापित करना होता है। यानी वैश्वीकरण का अगर हम देखें
तो इसका अर्थ यही होता है कि उत्पादन, व्यापार, वित्तीय मामले, संस्कृति, रहन सहन संबंधों में स्थापित करना। इसे हम विश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण भी कह सकते हैं। नई आर्थिक नीतियों को एक मुख्य विशेषता अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करना या उसे अधिक खुलेपन प्रदान करना माना जाता है। कि हम जो विश्वीकरण कर रहे हैं या विश्वव्यापीकरण कर रहे हैं, सरकार की तरफ से इसमें जो है काफ़ी खुलापन प्रदान किया गया है, जिससे कि हम विश्व के साथ अपनी जानकारी, इन्फॉर्मेशन और हर तरह की चीज़ें जो है साझा कर सकें। विश्वव्यापीकरण की बात करें तो यह विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो कि अपने आप में एक जटिल परिघटनाएं हैं। यानी देखा जाए तो वैश्वीकरण एक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में एक बहुत ही जटिल परिघटना है, और यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर एवं अधिक एकीकृत करना है। यानी पूरे विश्व को जो है एकीकृत करने का यहाँ पर उद्देश्य लेके चला जाता है। तो वैश्वीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम साधारण शब्दों में इसको परिभाषित करें, समझाने की मैं कोशिश करूं, तो साफ शब्दों में इस बात का आप अनुसरण कर सकते हो कि जब देश विदेश के बाजार एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब ऐसी परिस्थिति को हम वैश्वीकरण कहते हैं। यानी देखा जाए जब देश विदेश के बाजार जो हैं एक साथ मिलकर काम करते हैं, और सिर्फ ही बाजार ही नहीं, संस्कृति कहते हैं, कल्चर, रहन सहन, सब का जो है यहाँ पर विश्वव्यापीकरण होता है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में आप समझ गए होंगे कि जब देश विदेश के बाजार एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब ऐसी परिस्थिति को हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है जिसको आपको लिखना चाहिए। भारतीय वैश्वीकरण एक ऐसी प्रयास है जिसमें मिलो दूर हो रही घटनाओं को हम प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। यानी यहाँ पर इसका अर्थ यही हुआ कि भारतीय वैश्वीकरण एक ऐसा प्रयास है जिसमें कि जो है मिलो दूर हो रही घटनाओं का प्रभाव भी भारत में ज़रूर देखने को मिलता है। इसका अर्थ यही हुआ, अगर मान लीजिए विदेश में अगर शेयर डाउन होती है तो भारत का भी शेयर डाउन हो जाता है। विदेशों में अगर किसी प्रकार का आपदा आता है तो इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ता है। तो आज देखा जाए वैश्वीकरण का हर क्षेत्र में प्रभाव हमें देखने को साफ दिखाई देता है। वैश्वीकरण समग्र विश्व की सीमा मुक्ति विश्व बनाने का प्रयास है। और आइए इसे और भी हम साधारण शब्दों में जानने की कोशिश करें और समझें। कहते हैं आज के समय में अनेक कंपनियां ऐसी है जो अपने देश के अलावा किसी बाहरी देश यानी कि किसी बाहरी स्रोत यानी ब्रह्मांड से भी नियमित सेवाएं लेती है। यानी देखा जाए तो आज ऐसे बहुत से कंपनियां हैं जो स्वयं ही कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है, और वो दूसरे देशों से, बाहरी स्रोतों से सेवाएं प्रदान करते हैं और सेवाएं लेते भी हैं, जैसे कि कानूनी सलाह, चिकित्सा संबंधी परामर्श, कंप्यूटर सेवा, बैंक सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। कहते हैं आज ये सारे चीज़ों का जो है हम विश्वव्यापीकरण कर चुके हैं। आज हमारे कोई भी चीज़ होता है, हम विश्व के जो है लोगों से विचार विमर्श करते हैं, उनकी एनालाइज समझते हैं, उनकी विचारधाराओं को सबको हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया भी इसमें होता है, जिसमें अभी लेखन कार्य भी हम विदेशों से ले रहे हैं, लेखन कला भी, संगीत की रिकॉर्डिंग भी, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दकरण और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाहरी स्रोतों के माध्यम से किए जाने लग गए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं वैश्वीकरण का ही एक प्रभाव है, विश्वव्यापीकरण का ही नतीजा है कि हम आज हर क्षेत्रों में जो है पूरे देश से जो है विचारों का जो है हम साझा कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इवन कि देखा जाए तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री भी दूसरे देशों से काफ़ी प्रभावित है। इवन बैंक सेवा भी हो तो हम दूसरे देशों से ही ले रहे हैं, कंप्यूटर सेवा हो, चाहे विज्ञापन हो या सुरक्षा की सवाल हो, इवन कि चिकित्सा के भी हमारा जितने भी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, ये विश्वव्यापीकरण यानी वैश्वीकरण का कारण ही आज हमारा भी चिकित्सा सेवाएं अधिक उन्नत किस्म पे गई है। देखा जाए तो शिक्षण कार्य वैश्वीकरण का एक बेहतर उदाहरण है, क्योंकि हम आज शिक्षा भी वैश्वीकरण के अंतर्गत ही हम आज दे रहे हैं। आज आप बड़ी ही आसानी से घर बैठे देश विदेशी किसी भी शहर में संचालित संस्था या कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। आज देखा जाए तो ऑनलाइन कोचिंग का सुविधा भी बहुत ही सरल हो गई है,
क्योंकि इसका कारण ग्लोबलाइजेशन ही कहीं ना कहीं है। विश्व की किसी भी लेखक किताब का अध्ययन घर बैठे ही आप कर सकते हैं। परीक्षा के दिनों में आप ऑनलाइन कक्षाओं का भी लाभ लेते हैं। जिन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको दूरस्थ शहरों तक जाना होता था, समय और पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, लेकिन आज ग्लोबलाइजेशन के कारण ये सारे के सारे बहुत ही आसान हो गया है और बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। कहते हैं आज हम किसी बड़े सोच विचार वाले व्यक्तियों को भी विचार देखना चाहते हैं तो चंद सेकंडों में हम देख सकते हैं। कहते हैं ऐसे बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो विदेशों से भी प्रभावित हो रखे हैं और अपने भी इंडिया में ऐसे स्कूल हैं जो विदेशों के तौरों पर भी चलाई जाती हैं। अब आप एक निश्चित फीस देकर इन सेवाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं और भी घर बैठे। ये सब विश्वीकरण का ही परिणाम है, यानी ये सब वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का ही परिणाम है। आज के समय में शैक्षिक वैश्वीकरण की अवधारणा यही है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। आधुनिक संचार के माध्यम से जैसे इंटरनेट आदि के माध्यम से हम ध्वनि के साथ साथ दृश्य से भी भारी जानकारी को डिजिटल रूप में जो है क्षण भर में संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जाना संभव हो गया है। तो ये सब कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण ही हुआ है। आज ग्लोबलाइजेशन के कारण हम डिजिटल दुनिया में जा चुके हैं, वहीं दुनिया के हर सभ्यताओं से अवगत हो चुके हैं। उनके रहन सहन, खान पीन, हर चीज़ से हम प्रभावित हुए हैं और ये कहते हैं हमारे आधुनिक युग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, सरल है। इसलिए वैश्वीकरण का अपना ही एक अलग परिणाम है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण व्यापारिक क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। यानी देखा जाए तो वैश्वीकरण व्यापारिक क्रियाकलापों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, जिसके अंतर्गत पूरा विश्व एक ही बाजार के रूप में देखा जा सकता है। यह हमें नवीनतम तकनीक तथा उत्पादन से अवगत भी कराता है ताकि विश्व में हम अपनी पहचान बनाकर रख सकें। इस तरह यह न्यूनतम लागत में दक्ष बनाकर उसे प्रतियोगी रूप देने का एक प्रयास किया जाता है कि इसमें जितना हो सके प्रतियोगी बनाए, जिसे जितना हो सके इसके ग्लोबलाइजेशन का जो है आगे बढ़ाया जा सके। अब चलिए देखते हैं जो है विश्वव्यापीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का जो है क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं। हमारा जो आगे आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण का उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन काफ़ी महत्व रखता है। देखिए वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है, इस पर हम प्रकाश डालें तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं आर्थिक समानता का, तो आर्थिक समानता के अंतर्गत देखिए तो वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य होता है कि देश में फैला आर्थिक असमानताओं को दूर करना, ताकि इन आर्थिक असमानताओं को दूर कर अल्प विकसित और विकासशील देशों को विकसित देशों के लिए श्रेणी में लाया जा सके। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आर्थिक समानता। यानी वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण यानी ग्लोबलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो जो अविकसित राष्ट्र हैं उनको विकसित राष्ट्र को में श्रेणी में लाया जा सके। जैसे भारत एक अविकसित राष्ट्र है। अगर हम दुनिया के हर क्षेत्रों में अपना व्यवहार करें, अपने दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करें, तो एक समय आएगा जो भारत भी अपने आप को विकसित घोषित कर सकेगा। तो आर्थिक समानता का मतलब है कि हम विश्व में अपनी आर्थिक समानता रखें। हम किसी देश से जो है लोन ना ले, किसी देश के जो है अर्थव्यवस्था का जो है हम गलत उपयोग ना करें, हमारा जो है सामानों का आदान प्रदान हो। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वैश्वीकरण का, कि आर्थिक असमानता को दूर करना, ताकि इन आर्थिक समानताओं को दूर कर हम अविकसित और विकसित देशों के बीच जो है विकसित देशों की श्रेणी में अपने आप को रख सकें। दूसरी बात यही होता है कि विकास हेतु नवीन साझेदारी करना, यानी विकास हेतु नवीन साझेदारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वैश्वीकरण में यही प्रयास होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई संधियाँ और नए संगठनों के साथ देश की अर्थव्यवस्था में सतत विकास की राह सुनिश्चित किया जाए। यानी देखा जाए तो जैसे भारत अल्प विकसित देश है, विकासशील देश है, तो हम ऐसे प्रयास करें, ऐसे हम रास्तों का तलाश करें जिससे कि जो है हमारा जो है पूरे देश के साथ एक अलग है संबंध बने, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, चाहे संस्कृति का हो, चाहे टेक्नोलॉजी का हो। हर क्षेत्र में जो है हम दुनिया के साथ बराबरी कर सकें। जो इलाज के लिए हम विदेशों की तरफ
नज़रें और टकटकी लगा के देख रहे होते हैं वो हमारे देश में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वैश्वीकरण का उद्देश्य रहता है। उसके पश्चात देखें तो विश्व बंधुता की भावना का विकास करना। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ग्लोबलाइजेशन का, कि हम विश्व के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध की स्थापना करें, यानी विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो। और ये सब विशेषताओं के अंतर्गत ही है। वैश्वीकरण के बहाने हमें विश्व बंधुता की भावना का विकास होता है। यदि देश में प्राकृतिक या प्राकृतिक विपदा आ जाए तो शेष विश्व के देशों का यथासंभव भरपूर आर्थिक और मानवीय सहयोग भी हमें प्राप्त होती है। और यही उद्देश्य होते हैं जिनके कारण विश्व के अनेक देश वैश्वीकरण को स्वीकार करता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वैश्वीकरण के बहाने जो है विश्व बंधुता की भावना का विकास करना, दूसरे देशों के साथ जो है हर एक आपदा में एक दूसरे को सहयोग देना। कहते हैं जो टेक्नोलॉजी उनके पास है वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अगर हम विश्व व्यापारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत हम दूसरे देशों के साथ जुड़ते हैं तो उनके टेक्नोलॉजी भी हम साझा कर सकते हैं या अपनी टेक्नोलॉजी से भी उनको अवगत करा सकते हैं। तो ये हमें से ये मिलता है कि हम विश्व बंधुता की भावना के हमारा विकास होता है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। उसके पश्चात अगली पॉइंट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का भावना भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं विश्व के सदस्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पाना भी एक उद्देश्य रहता है। देखा जाए तो हम दुनिया के हर एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पाना किसी भी देश के उद्देश्य रहता है, क्योंकि इससे जो होता है काफ़ी उनको लाभ मिलती है। व्यापारिक संबंध बनाए रखने हेतु किसी भी देश द्वारा अन्य देशों के लिए अपने स्तर पर सहयोग देना, सीमा के अंदर अनुमति देना ही वैश्वीकरण का एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए अन्य देशों तक पहुंचाई जाने वाली गैस पाइपलाइन को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से होकर जाने की अनुमति दी है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग का मतलब यही होता है कि गैस की जो है बहुत से उत्पादन देश कर रहे हैं। अब ये गैस आसानी से पाइपलाइन के थ्रू दूसरे देशों में ले गया जाए तो कितना पैसा की बचत होगी, कितनी सहयोग मिलेगी। और ऐसा हुआ है, अन्य देशों तक पहुंचाई जाने वाली गैस पाइपलाइन को जो है पाकिस्तान ने अपने देश से होकर जाने की अनुमति दी। और ये सब तभी हो सका क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग नहीं होता तो शायद पाकिस्तान यहाँ पर जो है नहीं देती। तो ये सब बातें काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है उद्देश्य के अंतर्गत, कि ग्लोबलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की भावना, बंधुता की भावना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है एग्ज़ाम व्यू से। दोस्तों आगे हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक भी बचा हुआ है जिसको हम अगले पार्ट में करेंगे। आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपके लिए है। इसका दूसरा पार्ट भी देखना मत भूलिए, उसमें बहुत कुछ और भी है और ये काफ़ी महत्व रखेगा आपके लिए। ठीक है, समझ में आया, अच्छा लगा? और अगर दिल से आप तिरपान स्टडी सेंटर की मदद करने की विश्वास रखते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर हो सकता है और यही एक रास्ता है जिसके हम दूसरे बच्चे तक पहुंच भी सकते हैं। तो ये भावनाओं को अपने मन से नहीं निकालिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस तरह प्राप्त होता रहे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही होगा 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।